अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में। और इनमें से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये है कलर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुल यौगिकों का रंग। ओके, तो देखो बच्चों, जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तो वहां पर भी हमने इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया है और डिटेल में डिस्कशन किया है। यहां पर भी वही डिस्कशन है, बट ये जो डिस्कशन है टोटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड है। ओके, समझे बच्चों कि इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे ताकि और अच्छे से आपका ये जो नेचर है, कलर नेचर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं, जब वो लिगेंड के इफेक्ट से स्प्लिट हो जाते हैं तो इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये एनर्जी डिफरेंस जो विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे में मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट की किसी डेफिनेट वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है और अपने लोअर एनर्जी स्टेट से, मींस अगर वो T2g ऑर्बिटल लोअर एनर्जी स्टेट में है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कहां कर देता है, हायर एनर्जी लेवल पर, मींस इजी एनर्जी लेवल पर। और इस तरह से ये जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसी को बोला जाता है डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि कलर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और मेटल आयन इज ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन स्प्लिट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। समझे बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मेटल आयन हैं, उनका जो कलर नेचर है, तो CFT थ्योरी ये कहती है इट इज ड्यू टू किसके कारण है, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण। ओके, इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो विजिबल लाइट की किसी डेफिनेट वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो कलर बचते हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मींस अब उससे एक नया कलर बनता है बचे हुए कलर से, वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ या जिस वेवलेंथ का, जिस कलर का क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्प्लेक्स में दिखता है। ओके, इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस कलर के एब्जॉर्प्शन से किस कलर का जो है कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो यही लिखा है देखो यहां पर कि कलर ऑफ आयन और देयर कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन स्प्लिट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम और आयन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टोटली कलर नेचर का एक्सप्लेनेशन किसके बेस पर करती है, डी ट्रांजिशन। और ये डी ट्रांजिशन कहां हो रहा है, ये डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उन स्प्लिट ऑर्बिटल्स के बीच में। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट ऑर्बिटल्स मींस CFSE जिसे हमने कहा है इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। समझ गए बच्चों कि वो जो डी ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट हुए हैं उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो विजिबल लाइट की एनर्जी के इक्विवेलेंट है। देयरफॉर आयन और कॉम्प्लेक्स एब्सॉर्ब द डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, मींस 7 कलर्स जो हैं उनको स्पेक्ट्रम को एब्सॉर्ब करता है एंड गिव कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्सॉर्ब्ड लाइट। कौन सी लाइट एब्सॉर्ब हुई है उसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसके बारे में ये बताता है। तो समझ गए बच्चों कि धातु आयन या संकुल, इनमें जो रंगीन गुण है, कलर नेचर है, CFT थ्योरी ये कहती है कि इट इज ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन स्प्लिट ऑर्बिटल। समझ गए ना कि इन विपाटित कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण ही रंग उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इन डी कक्षकों के बीच में जो स्प्लिट डी कक्षक है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसके बराबर है या उसके तुल्य है, विजिबल लाइट की एनर्जी। और इसीलिए उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण होता है। तो किस वेवलेंथ का अवशोषण हुआ 7 रंगों में से, तो उस 7 रंग में से किस रंग का अवशोषण हुआ और उसका क्या
कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, पूरा कलर क्या है, उसके सामने हम एक डायग्राम, एक साइकिल बनाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वो उत्पन्न हो जाता है और वही संकुल का रंग दिखाई देता है। देखो ऐसे समझे, ये है 7 कलर, ठीक है। तो वायलेट या इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर आप समझें, वायलेट, ब्लू और ग्रीन। ये बिल्कुल जस्ट ऐसा देखें, 3 ये ले लें और 3 ये ले लें। तो देखो वायलेट कलर का एब्जॉर्प्शन होगा या इंडिगो होगा तो ये येलो कलर होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर ब्लू कलर का होगा तो यहां देखें ऑरेंज कलर आएगा, और ग्रीन कलर का है तो रेड। तो यहां देखें कि एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ क्या है। अगर वो छोटी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की भी वेवलेंथ छोटी होगी। अगर एब्जॉर्प्शन बड़ी वेवलेंथ का होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की भी वेवलेंथ बड़ी होगी। इस बेस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का ये देख सकते हैं कि किस रीजन की तरफ शिफ्ट होगा कलर। अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। अब यहां पर देखो, मैंने इस तरह का साइकिल बनाया है, ये है साइकिल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है। या फिर हम ऐसे देखें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है, इसका ये है, इसका ये है। ये है वेवलेंथ का रेंज। 300 से 430 nm तक का जो रीजन है ये आता है वायलेट कलर का। एब्जॉर्प्शन कलर अगर ये वाले ले रहे हैं, ऐसे ही यहां पर देखो, और ये है। आप देख रहे हैं कि जितनी बड़ी वेवलेंथ या जितनी छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन कलर की है, उतनी ही छोटी वेवलेंथ किस कलर की है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, पूरक रंग की। अगर छोटी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पूरक रंग भी छोटी वेवलेंथ का यहां पर आ रहा है। जस्ट यहां पर ये देखो आप, छोटी वेवलेंथ का अवशोषण हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ भी छोटी है। मींस अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर डार्क है तो एब्जॉर्प्शन कलर भी डार्क होगा वेवलेंथ का। इस बेस पर आपको कलर ध्यान रखने हैं। तो ये जो इनकी वेवलेंथ के जो रेंज है एनएम में, वो मैंने यहां पर लिखी है। इन कलर्स को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अब आता है कि आपको कोई कैटाइन दे रखा है या कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसमें उसने कलर पूछा है कि क्या होगा। तो डी ट्रांजिशन के लिए मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए डी ऑर्बिटल में। अब ध्यान रखें कि D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो सारी ऑर्बिटल्स D खाली है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे में क्या होगा कि ऑर्बिटल्स कोई भी खाली नहीं होगी तो मेटल आयन में कोई कलर नहीं आएगा, इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स में भी कोई कलर नहीं आएगा। अब आता है कि D1 से लेकर D6 तक कॉन्फ़िगरेशन है, बल्कि D5 तक कॉन्फ़िगरेशन है। चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग जुड़ा हो चाहे वीक जुड़ा हो, ध्यान रखें वहां पर कॉम्प्लेक्स कलर शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई कॉम्प्लेक्स आ गया तो वहां पर जो ऊपर वाली ऑर्बिटल्स हैं और नीचे की T2G कंप्लीट भर जाएंगी, बाकी वेकेंट ऑर्बिटल्स उनमें लिगेंड लोन पेयर्स भरेंगे। ऐसे में कॉम्प्लेक्स भी कलरलेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर डी ऑर्बिटल चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वीकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो कलर नेचर आएगा। अभी हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप ये नोट करें। अब यहां देखो बच्चों, यहां मैं बता दूं कि D0 और D10 अगर मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन है तो चाहे आयंस हो या उसका कॉम्प्लेक्स हो, ये क्या होंगे, कलरलेस। जैसे स्कैंडियम 3+, लैंथेनम 3+, ठीक है, इट्रियम 3+, जिंक 2+, कैडमियम, इस तरह के ये जो आयंस हैं इनमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे यहां पर 10 है, ओके, D10 है, यहां पर हम देखें तो D0 है, तो इनमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, नो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। समझ गए बच्चों कि इनमें किसी भी प्रकार का डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसे में बाकी 1 से लेकर 9 तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहे,
मेटालाइन हो या उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस नहीं होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। ओके, जैसे कि कॉपर 2+D9 है, ब्लू कलर होता है, निकल 2+D8 है, ग्रीन कलर का होता है, कोबाल्ट B7 पिंक कलर। ऐसे मैंने पूरी आपको एक कलर सीरीज बताई है, आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जाएं। अब एक यहां ध्यान रखना है एक बात, मैंने अभी आपको बताया कि जिस कलर का एब्जॉर्प्शन होगा उसी के जैसी ही वेवलेंथ वाले कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। देखो, वायलेट कलर अगर छोटी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो छोटी वेवलेंथ का ही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। और अगर छोटी वेवलेंथ का ये देख रहे हैं तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर छोटी वेवलेंथ का आएगा। तो सीधा सा ध्यान रखना है कि जो वेवलेंथ है एब्जॉर्ब्ड कलर की वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, किसके, कॉम्प्लीमेंट। छोटी ये तो छोटी ये बड़ी तो ये बड़ी। फ्रीक्वेंसी का भी यही रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, हम इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, वेव नंबर हो गई, एनर्जी भी देख लो आप। वॉयलेट कलर की एनर्जी ज्यादा है तो नीचे की तरफ जाए तो सब उसमें इन तीन कलर में येलो कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है उसका, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना, डार्कनेस की बात की गई हो कलर की, तो डार्कनेस भी आप देख रहे हैं जितना डार्क कलर का एब्जॉर्प्शन होगा उतने ही डार्क कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं और ये उनके, ठीक है, ये एब्जॉर्ब्ड कलर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इसको ये ध्यान रखना है। और देखो इसमें एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि इनमें से कौन सा आयन कलर्ड है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। तो चाहे ये कितने भी कॉम्प्लेक्स बना लें ये सब कलरलेस होंगे, बाकी इस कॉन्फ़िगरेशन में कलर्ड होंगे। दूसरा आता है कि अगर इसका डार्क कलर है, वॉयलेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर 3 दे रखे होते हैं, उनमें अरेंज करना होता है। मान लो आपको ये दे दिया येलो, ऑरेंज और रेड और एब्जॉर्ब्ड कलर वॉयलेट है, तो आप ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स जिसमें येलो कलर लिखा होगा वही उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। या उसने कहा येलो कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब बताएं। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब हमें ये देखना होगा कि मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के नेचर, इन पर किस तरह डिपेंड करता है एब्जॉर्ब्ड कलर, उसके बेस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करना। अब देखो बच्चों, अब आपको इस तरह से है कि फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट या कलर, या फिर दे रखा हो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसकी एनर्जी हो चाहे एब्जॉर्ब्ड कलर की एनर्जी हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि किस तरह से फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितना ज्यादा डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर रहा है वही उसकी फील्ड स्ट्रेंथ है। तो जितना ज्यादा स्प्लिटिंग पावर रखता है, समझ गए ना, जो है स्प्लिटिंग पावर, हम ऐसा ध्यान रखेंगे। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अलग से डिस्कस करेंगे, तब बताऊंगा मैं किस तरह से स्प्लिटिंग ऑर्डर होता है। तो ये, और लैम्डा की बात की गई हो तो लैम्डा ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो, समझ गए ना, किसकी बात की गई हो, एब्जॉर्ब्ड कलर की या कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। समझ गए बच्चों कि जितना फील्ड ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना स्प्लिटिंग पावर वाला लिगेंड होगा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी, स्प्लिटिंग ज्यादा, तो ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी ज्यादा लगेगी तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है। यहां ध्यान रखना है इस तरह से। और डार्कनेस की भी बात की गई हो तो ये भी फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मान लिया जाए कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें आपसे पूछा गया है कि इन कॉम्प्लेक्सेस को एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं। जैसे यहां लिखा है Ni, ओके, H2O होल 6 प्लस 2, एक लिखा है Ni NH3 होल 6 प्लस 2, और एक लिखा है Ni NO2 होल 6 माइनस 4, ओके, या हम इस तरह से ले लें 2 प्लस, ठीक है, 4 माइनस, और एक लिखा है NiCN
होल 6, ठीक है, 4 - इनको अरेंज करना है, अरेंज इन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, लाइट। चाहे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ पूछ ले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ देखनी होगी। इसके लिए इलेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका यूज होता है। अभी मैं बता दूं कि फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड्स की क्या है, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो अगर आप देखोगे तो इनमें से जो H2 है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है क्या, अमोनिया NH3। इससे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होती है NO2-, और इससे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है CN-। ये इनकी फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम आते हैं कि इनके कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर बताएं तो हम जानते हैं कि लैम्डा ऑफ, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड कलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, लिगेंड। तो हम यहां देखेंगे कि लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो आप सबसे पहले NiCN होल 6, ठीक है, 4- लिया। इससे बड़ी वेवलेंथ एब्जॉर्ब किसके द्वारा होगी, Ni कौन आ जाएगा, NO2 होल 6, ठीक है, यहां पर 4-। इससे ज्यादा वेवलेंथ किसके लिए एब्जॉर्ब होगी, NiNH3 होल 6+2, और इससे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ किसके लिए हो जाएगी, H2O होल 6, और यहां पर इस तरह से +2+2। तो यहां है वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड लाइट, या मैं कहूं वेवलेंथ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इस ऑर्डर में बढ़ेगी। और मान लें कि फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है, तो वेवलेंथ छोटी, वेवलेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी कम, या वेव नंबर की बात करें तो इस तरह से। कलर डार्कनेस की बात करें तो सबसे डार्क कलर यहां पर है, इसका अगर वायलेट कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहा है तो इसका मान लो ग्रीन आ रहा है। इस तरह से हमें कलर नेचर के बारे में लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ से पता चल जाता है कि कौन सा कलर कौन कॉम्प्लेक्स देगा। यहां पर नोट करें, अब देखो बच्चों, यहां पर मैं ये है कि वीक जो लिगेंड्स हैं एब्जॉर्ब लोअर एनर्जी रेंज या हायर वेवलेंथ रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। समझे बच्चों कि जो दुर्बल लिगेंड हैं, दुर्बल लिगेंड्स, ठीक है, ये अवशोषण बैंड के कम ऊर्जा परास या उच्च, ठीक है, तरंग दैर्घ्य परास का अवशोषण करते हैं। कि जैसे जैसे वीकनेस आती जाएगी लिगेंड में, लोअर एनर्जी रेंज का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। मींस अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एब्जॉर्प्शन बैंड देखें तो ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है ये वाला रेंज आती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं, या एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जबकि ये वाला रीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है, वीक लिगेंड। जितना वीक लिगेंड होगा उतनी बड़ी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही उतनी ही, आप देखोगे रेड का एब्जॉर्प्शन होता है तो ग्रीन आ जाता है, ऑरेंज का एब्जॉर्प्शन है तो ब्लू आता है, येलो का एब्जॉर्प्शन है तो वायलेट आता है, या इनका एब्जॉर्प्शन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन जाते हैं। तो ध्यान रखें कि लिगेंड जितना वीक होता जाएगा कलर उतना ही उस तरफ रेड की तरफ शिफ्ट होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बैंड होता जाएगा कलर उतना ही डार्क होता जाएगा, या उतना ही ज्यादा एनर्जी बैंड आएगा। अब देखो, जैसे मान लो लिखा है NiH2O होल 6+2, फिर एक लिखा है NiEnH2O, यहां लिख दिया मैंने H2O, ठीक है, होल 4+2, और एक लिखा है NiEn होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस, ओके, +2, और एक लिखा है NiEn होल थ्राइस, और
+2। अब इन 4 कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाए कि कलर की डार्कनेस किस तरफ बढ़ेगी, या हम ये कहें कि कौन ज्यादा रेड रीजन में जाएगा और कौन वॉयलेट रीजन में जाएगा। ओके, मतलब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि इनमें कलर रेंज क्या होगी। ओके, तो आप देखोगे कि सपोज आपके पास NiH2O है। ओके, NiH2O क्या है, ये है 6। अगर ये ग्रीन रीजन का एब्जॉर्प्शन करता है, ओके, इस तरह से, तो इसके बाद हम ये कहें कि NiH2O होल 4 En इसमें आ जाए तो ये ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन, या हम कहें कि ये पेल ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन करता है। और आगे चले जाए तो यहां पर NiH2O होल ट्वाइस En होल ट्वाइस, ये है +2। ओके, ये है +2, तो ये ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो NiEn होल थ्राइस की बात करें तो ये वायलेट कलर का एब्जॉर्प्शन करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वीक लिगेंड है। ये क्या है बच्चों? वीक लिगेंड। यहां पर वीक लिगेंड जो है ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कम है। ओके, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा है, ठीक है, और वीक लिगेंड, और यहां टोटल स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ही हाई एनर्जी की वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही ज्यादा डार्क कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हम ये कहें कि ये इनके क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। इस तरह से अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो ये पेल ब्लू दिखेगा, तो ये ब्लू दिखेगा तो ये वायलेट हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि इनके, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेंज क्या होंगी, तो एब्जॉर्प्शन में अगर हम ये कहें कि रेड रीजन का एब्जॉर्प्शन करता है तो ये इंडिगो का, ठीक है, सॉरी, ये है ऑरेंज रीजन का कर रहा है, तो यहां पर ये किसका करेगा? येलो, या हम ये कहें कि येलोविश, ठीक है, येलोविश ऑरेंज का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो ये डार्क येलो का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहां पर येलो तो वायलेट आ जाएगा, येलोविश ऑरेंज कलर का है तो ब्लू आ जाएगा, या हम ये कहें कि यहाँ ऑरेंज का तो ब्लू आ जाएगा, और ऑरेंज जो है, ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, यहाँ पर हम ले लें इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है, येलोविश ऑरेंज, हल्का सा येलो दिखने वाला ऑरेंज, तो ये जाएगा। और यहाँ पर रेड चूंकि सबसे बड़ी वेवलेंथ है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी उसका सबसे बड़ी वेवलेंथ का आ रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो रेंज है वही रेंज का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे डार्क कलर किसका होगा, या सबसे हाई एनर्जी वाला कलर किसमें आएगा, और सबसे लो एनर्जी वाला कलर किसमें आएगा। तो यहां सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, लिगेंड का नेचर देखना है, मेटल आयन का चार्ज देखना है। यहां देखो कोबाल्ट का 3+ चार्ज है, टाइटेनियम का 3+ चार्ज है, इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D2sp3। आपको पता होगा कि कोबाल्ट 3+ के साथ H2O एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। ओके, फिर यहां आ जाए हम, तो यहां का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। समझ गए ना? यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है, ठीक है, sp3d2। फिर यहां पर आ जाए, यहां पर भी sp3d2 और यहां पर भी है sp3d2, क्योंकि निकेल के साथ H2O जुड़े तो वो D यूज नहीं करेगा, क्योंकि D खाली नहीं हो सकती, 2 ऑर्बिटल्स खाली नहीं हो सकती, En जोड़ने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो का डार्कनेस, एक ध्यान रखना है, डार्कनेस ऑफ कलर, ठीक है, या कहें कि एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर। यहां कौन से कलर की बात कर रहा हूं? एब्जॉर्ब्ड कलर, ठीक है, एनर्जी और एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है। यहां ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड,
और अगर फील्ड लिगेंड भी सेम आ रही है तो फिर d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स देख लें, यहां तक अभी देख लें। अब यहां पर देखें कि H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी सब में वीक लिगेंड। दूसरा, इन सबसे ज्यादा दोनों से पॉजिटिव चार्ज इन दोनों का ज्यादा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों हाई एनर्जी रीजन में जाएंगे, ये दोनों लो एनर्जी रीजन में जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें और इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ये है D2sp3 और यहां है, तो ये यहां पर क्या है? वीक लिगेंड है। ओके, तो हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें अब्सॉर्ब होगी NH3 ठीक है 3+ में। इससे कम एनर्जी अगर आप जाएंगे तो टाइटेनियम H2O और यहां पर क्या आ जाएगा? +3। अब आता है इन दोनों को डिसाइड करना है, तो यहां दोनों में निकेल का पॉजिटिव चार्ज सेम है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन लिगेंड्स देखो आप, इसमें केवल H2O लिगेंड है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड En जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है किससे? H2O से। तो यहां पर आ जाएगा NiH2O 4En और यहां पर हम रख देंगे NiH2O 6, ठीक है, ये हो गया +2, ये हो गया +2। अब यहां पर देखो बच्चों, अब आपसे पूछा जाए कि इनकी कलर एब्जॉर्प्शन बताएं कि किसमें, तो यहां तो पहले ही किसमें है? ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ओके, अगर मैं ये कहूं कि ये येलो कलर का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन क्या है? येलो कलर। मान लो ये येलो का है, येलो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा आ जाएगा बच्चों? वायलेट कलर। ओके, अब यहां से यहां आ जाए, अब यहां पर सपोज ये ऑरेंज कलर का करता है, ओके, तो इसका कलर, या हम इसको भी कहें कि ये येलोविश कलर का है, तो यहां पर भी ये कैसा दिखेगा? पर्पल। तो येलोविश कलर में है तो पर्पल, मतलब ये कहें कि पेल येलो है तो पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर हम यहां पर आ जाएं, यहां पर अगर ये कहें कि यहां पर ये येलोविश दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पर्पल कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और आगे चले जाएं, अब यहां पर सपोज ये ग्रीन कलर का ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर अगर ऑरेंज कलर का एब्जॉर्प्शन हो जाए, या हम ये कहें कि ये ब्लू कलर का दिख रहा है तो ऑरेंज कलर का एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर ये जो है ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो यहां किसका एब्जॉर्प्शन होगा? रेड का। तो ये इनका ऑर्डर हो गया, देख रहे हैं आप। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैचिंग दे दी जाए, इस तरफ आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए और दूसरी तरफ आपको उनके एब्जॉर्ब कलर दे दिए जाए या उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और आपसे पूछ लिया जाए कि इनको सही मैच करें, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका येलो कलर है, ये पेल येलो कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन आएगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ, मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस बेस पर मैंने आपको इनको अरेंज करना बता दिया। तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, कुछ और फैक्टर्स हैं जो कलर नेचर को इफेक्टेड करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान रखें, डार्कनेस ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम ये कहें कि एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे हम ये कहें कि मेटल 1+, मेटल 2+, मेटल 3+, मेटल 4+, तो ध्यान रखें एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, ये बढ़ती जाएगी। ओके, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड्स, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, उतना ही ज्यादा डार्क कलर होगा। मतलब ये है कि डार्कनेस ऑफ कलर, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। जैसे निकल में एक ईएन एंटर करा दे तो पेल ब्लू कलर है, 2 ईएन करा दे तो ब्लू कलर आता है, और 3 ईएन करा दे तो वायलेट कलर आएगा। यहां पर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? येलो, तो यहां पर ऑरेंज, तो यहां पर येलो भी, ठीक है, पेल ऑरेंज, इस तरह से, इस तरह कलर आएगा। तो डार्कनेस आपको ध्यान रखना है लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी,
कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जितना ज्यादा CFSE के, और भी बता दूं मैं आपको कि डार्कनेस अगर आप देखें तो डार्कनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CFSE। जितना ज्यादा CFSE कॉम्प्लेक्स का उतना ही कॉम्प्लेक्स डार्क होगा, और CFSE फील्ड स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती है। डार्कनेस बढ़ेगी तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेव, ठीक है, वेव नंबर बढ़ता जाएगा, कलर की डार्कनेस। इस बेस पर आपको कॉम्प्लेक्स के कलर्स के बारे में डिसाइड करना है कि कहाँ डार्कनेस आएगी और कहाँ लाइटनेस। तो मैंने आपको टोटली ये सब कुछ किस पर बेस्ड है बच्चों? CFT। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ज्यादा स्प्लिट करेंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, कलर डार्क हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल आयन का, उतना ज्यादा लिगेंड अट्रैक्ट होगा, उतनी ज्यादा स्प्लिट होगी ऑर्बिटल, उतना डार्क कलर आएगा। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भीड़ लगेगी ऑर्बिटल, उतनी ज्यादा स्प्लिट होगी, उतना डार्क कलर आएगा। फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना स्प्लिटिंग होगी। ये सारे फैक्टर्स जो हैं कलर नेचर को इफेक्टेड करते हैं, समझ गए ना। और आपको इनके जुड़े हुए जो ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं मैंने वो भी बता दिए कि जितनी ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। इस तरह से अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर का डिसाइड कर लें तो उनके एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कलर डिसाइड कर दिए तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का डिसाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर डिसाइड कर दिए तो लिगेंड की फील्ड बता सकते हैं, मेटल आयन के चार्ज को बता सकते हैं, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये सब कुछ, कहाँ डार्कनेस बता सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप इस वीडियो को बार बार देखें, कलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपसे कभी गड़बड़ नहीं होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब अगला जो एप्लीकेशन लेंगे हम वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, जहां पर CFSE के बेस पर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी समझेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार।